ओके, सो नाउ कम टू शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। पहले तो बताओ इस चैप्टर का नाम पढ़ के क्या सुना लग रहा है? क्या सुना लग रहा है? अच्छा, ईएसओपी, हमें सीएसओपी सुनाई दे रहा था। अच्छा, ओके, ईएसओपी और स्वेट इक्विटी शेयर सुने हैं। ये क्या होते हैं? स्वेट क्या होता है? पसीना, खून कहाँ? अच्छा, हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर में स्वेट मतलब वो शेयर्स जो खून पसीने से कमाए गए हैं। बेसिकली वो लोग जिन्होंने खून पसीना बहाया है कंपनी के लिए, उनको रिवॉर्ड के तौर पे क्या दे दिए जाते हैं? शेयर्स। अच्छा, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, अब समझिएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने वाले हैं, और किस फॉर्म में देने वाले हैं? शेयर्स के फॉर्म में। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें इंप्लॉइज को बेनिफिट मिलता है शेयर के फॉर्म में। अगेन, पहले क्या होता था? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जो स्कीम्स होती थी उसकी अलग रेगुलेशन थी, और स्वेट इक्विटी शेयर की अलग रेगुलेशन थी। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनीज एक्ट में भी कवर्ड है और सेबी रेगुलेशंस में भी है। तो पहले क्या होता था? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट की रेगुलेशन अलग थी और स्वेट इक्विटी की अलग थी। फिर इन्होंने क्या किया? दोनों रेगुलेशंस को मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेशन बना दी। लेकिन फिर भी अभी भी इनके जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वाला कंटेंट है वो अलग है और स्वेट इक्विटी का अलग है। रेगुलेशन एक ही है। ठीक है, देखते हैं जरा ये क्या है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन। देखो, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन थी 2002 की और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन बनी 2014 की। दे वर नोटिफाइड ऑन 24 सितंबर एंड 28 अक्टूबर, और बाद में इन दोनों का मर्जर हो गया। यहां देखिए बोल्ड में लिखा है, द चेंजेस इन द टू रेगुलेशन एंड देयर मर्जर इनटू अ सिंगल रेगुलेशन वर अप्रूव्ड बाय सेबी। क्योंकि ये कहा गया स्वेट इक्विटी शेयर भी तो एक तरीके का शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है। स्वेट इक्विटी शेयर में होता क्या है? हम लोग एम्प्लॉइज को शेयर देते हैं किस किस पे? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे देते हैं कि फ्री में देते हैं कि ज्यादा रेट पे देते हैं कि नहीं देते हैं कि ऑल ऑफ दीज? हाँ, डिस्काउंट पे देते हैं। डिस्काउंट पे देने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मार्केट पे एक शेयर 2000 रुपए का बिक रहा है, हमने अपने एम्प्लॉइज को 1800 पे दे दिया, क्या ये डिस्काउंट पे देना हुआ? ये डिस्काउंट पे हुआ। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। अब बताओ, फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू समझते हैं सब लोग? फेस वैल्यू 10 थी, मार्केट में 2000 का बिक रहा था, हमने एम्प्लॉइज को 1800 पे दिया। ठीक है, क्या हमने ये शेयर डिस्काउंट पे दिया है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब फेस वैल्यू से कम पे दिया जाए उसे डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर भी एक तरह से शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है। हम अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं? शेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन दोनों रेगुलेशन को मर्ज कर दिया गया और ये नई रेगुलेशन बनाई गई, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी। अब यहां से मेन आ जाओ चैप्टर एप्लीकेबिलिटी। देखिए, इतनी स्कीम्स हैं जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आती हैं, एक एक करके हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। जैसा आपने बताया, सबसे पहली होती है इसॉप। अब बताइए इसॉप में क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है? ऑप्शन। क्या ऑप्शन देती है? कि तुम कुछ समय तक मेरी कंपनी में काम करो, ठीक है, और उसके एंड में हम आपको क्या दे देंगे? शेयर। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बहुत ध्यान से सिर्फ अंडरस्टैंड करना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में कंपनी का एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि जिन एम्प्लॉयज को वो हायर कर रहे हैं कहीं वो छोड़ के ना चले जाए। कंपनी को लगा आज हमने एम्प्लॉय को हायर किया, हमने उनको ट्रेन किया, उनके लिए सब कुछ किया, फिर वो छोड़ के चले जाते, तो उनको कंपनी में रिटेन करने के लिए हमने उनसे कहा कि अगर तुम 1 साल मेरी कंपनी में काम करते रहोगे तो 1 साल के एंड में हम तुमको शेयर दे देंगे सस्ते रेट पर, डिस्काउंट पे नहीं, सस्ते रेट पे। तो अगर मार्केट में तुम्हें महंगा मिल रहा होगा तो हम तुम्हें प्री डिटरमाइंड प्राइस पे दे देंगे। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब वो प्राइस हमने आज से ही डिसाइड कर लिया। तो आज तुमने ऑप्शन ले लिया, 1 साल तक तुमने वो कंडीशन को पूरा किया, 1 साल के बाद आप चाहे तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब क्या हुआ? आप चाहें तो उस ऑप्शन को किसमें कन्वर्ट करा देंगे? शेयर में। ठीक है, और अगर आप नहीं शेयर लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा। यहां भी हमने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया है, किस फॉर्म में?
इस शेयर्स के फॉर्म में, यानी ESOP। ये पहली स्कीम हो गई, ठीक है। सेकेंड आती है ESPS कहते हैं, किसी ने सुना है ESPS के बारे में? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अब सुनना, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, जब कंपनी अपना पब्लिक इशू निकालती है, सबको देती है शेयर, तो वो कुछ परसेंटेज रिजर्व कर देती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा था, प्रमोटर को भी देती है, पब्लिक को भी देती है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी मिलता है। वैसे ही उन्होंने एक कैटेगरी रिजर्व कर दी एम्प्लॉइज के लिए कि जब हम पब्लिक को अपने शेयर्स देंगे तो हम कुछ शेयर्स सबसे पहले किसको ऑफर कर देंगे? एम्प्लॉइज को, ताकि वो लोग मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर सके। ऐसी स्कीम को क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। दो हो गई, पहली कौन सी थी? ESOP, दूसरी कौन सी है? ESPS। तीसरी समझना SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। अब ध्यान से समझना, स्टॉक एप्रिसिएशन मतलब कंपनी के शेयर प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर डेजिग्नेट कर दिए। अब उन्होंने कहा कि इन शेयर के प्राइस पे जो भी चेंज आएगा, वो चेंज हम आपको या तो कैश सेटल करेंगे या तो शेयर सेटलमेंट। मतलब आज शेयर का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, कल शेयर का प्राइस बढ़ के 150 हो गया, तो बताओ स्टॉक एप्रिसिएशन कितना हुआ? 50 रुपए। या तो ये 50 रुपए हम तुम्हें कैश में दे देंगे या इस 50 रुपए के शेयर्स दे देंगे। तो हमारे एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिला है मेरे स्टॉक के प्राइसेस में। कंपनी ये मानती है कि कहीं ना कहीं शेयर के प्राइसेस में अगर चेंज आ रहा है तो उसका एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई ने भी किया है। भाई एम्प्लॉई अच्छा काम कर रहे हैं तभी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तभी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो एज अ बेनिफिट कंपनी ने कहा हमारे स्टॉक में जो भी एप्रिसिएशन आएगा, उस एप्रिसिएशन के अमाउंट का या तो हम कैश सेटलमेंट कर देंगे, उतना पैसा तुम्हें कैश में दे देंगे, और या फिर हम उतने रुपए के आपको क्या दे देंगे? शेयर्स। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। तीन हो गए। पहली कौन सी स्कीम थी? ESOP। दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तीसरी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। और फोर्थ एंड फिफ्थ भी है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें कह रहे हैं हमारे स्टॉक की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन आएगा, जो चेंज आएगा, कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस में जो चेंज आएगा, उसका यूज किया जाएगा या तो एम्प्लॉय की जनरल बेनिफिट के लिए या एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो कंपनी के शेयर्स की खरीद बीच में जो डिफरेंस आया प्राइसेस का, उसका फंड बनाया गया और उस फंड को यूज किया जाएगा एम्प्लॉइज के जनरल बेनिफिट के लिए या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ये 5 तरीके की स्कीम्स होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब समझो एप्लीकेशन समझिए, अगर कोई कंपनी इन पांचों में से कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है तो उसके ऊपर सेबी की ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। समझ में आया हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ओके। आज अगर कंपनी कहती है हम ESOP लॉन्च कर रहे हैं, अब ESOP लॉन्च करते वक्त कंपनीज एक्ट की जो कंडीशन है वो तो लगेंगी, साथ में सेबी की शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन लग जाएगी। कोई कंपनी कह रही है हम ESPS लॉन्च कर रहे हैं, कोई कंपनी कह रही है हम SAR कर रहे हैं या GBS कर रहे हैं या RBS कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय के लिए इनमें से कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसके ऊपर सेबी की शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। अब हमें सिर्फ इतना बताओ, समझ आया हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पक्का? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, कंपनीज कवर्ड, द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी कंपनी whose shares are listed। ऑब्वियसली ये सारी चीजें सिर्फ कौन सी कंपनीज के ऊपर होंगी? लिस्टेड है तभी सभी रेगुलेशंस लग रही हैं। अगर लिस्टेड ना होती तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं। ओके, नाउ देखिए कंपनी क्या कर रही है, ऊपर से उठाइएगा। who seeks to issue sweat equity share or has a scheme for direct indirect benefit of employee। कह रहे हैं कंपनी एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर रही है जो किसके बेनिफिट के लिए? एम्प्लॉइज के, या तो डायरेक्ट बेनिफिट के लिए या इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए। इन्वॉल्विंग डीलिंग और सब्सक्राइबिंग परचेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन स्कीम्स के हिसाब से हो सकता है कंपनी के शेयर की खरीद बेच इन्वॉल्व हो। डीलिंग इन शेयर का मतलब क्या हुआ? परचेज एंड सेल। अब जैसे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स में हम लोग यही तो कर रहे थे, कम का था ज्यादा का हो गया, जो डिफरेंस आया वो कैश सेटल कर दिया, या GABS में या RBS में जो भी कंपनी के शेयर्स में डीलिंग हुई है, परचेज एंड सेल हुआ है, उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो अमाउंट हम एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए यूज करेंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसी स्कीम जो कंपनी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए है, विच इज इन्वॉल्विंग डीलिंग और सब्सक्राइबिंग इन शेयर्स एंड सैटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो फर्स्ट क्या है, द स्कीम इज सेटअप बाय द कंपनी। ये स्कीम किसने सेटअप करी हो?
कंपनी ने बनाई हो. सेकेंड, द स्कीम इज फंडेड बाय द कंपनी. फर्स्ट और सेकेंड में क्या फर्क हुआ? The scheme is set up by the company and the second, the scheme is funded by the company या guaranteed by the company. पहले वाले में वो स्कीम कंपनी ने खुद लॉन्च करी है, दूसरे वाले में वो स्कीम किसी और ने लॉन्च करी है लेकिन कंपनी उसे फंड कर रही है, यानी कंपनी के बिहाफ पे वो स्कीम कोई और लॉन्च कर रहा है. एंड थर्ड, द स्कीम इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द कंपनी. ऐसी कोई भी स्कीम अगर कंपनी लॉन्च कर रही है तो उसके ऊपर सेबी की शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा. एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, ओके. अब आइए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में. सबसे पहली डेफिनेशन देखिए किसकी है? एम्प्लॉई की. ठीक है, देखिए, एम्प्लॉई मींस एन एम्प्लॉई एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी. डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी मतलब कंपनी ने जिसको एम्प्लॉई का नाम दे दिया है. इंडिया में काम कर रहा हो या बाहर? सोच के नहीं बताना, पढ़ के बताना है. इंडिया में कि बाहर? आवाज नहीं आ रही. दोनों में. अच्छा. एन एम्प्लॉई एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. कह रहे हैं आपका एम्प्लॉय चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, अगर आपने उसको एम्प्लॉय के रूप में प्रेजेंट किया है कंपनी में, देन इन दैट केस वो एम्प्लॉय माना जाएगा. और अगर वो एम्प्लॉय माना जाएगा तो उसके ऊपर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी. एनी डाउट इन द फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड, अपने आप पढ़ के देखो किसके ऊपर लग रहा है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ये डायरेक्टर कौन होते हैं? किसने अपॉइंट किया होता है डायरेक्टर्स को? डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कि उनका एग्जाम होता है, जो एग्जाम पास करता है वो डायरेक्टर बन जाता है? अरे सही बताओ, 3 साल का कोर्स होता है, 3 लेवल्स होते हैं. एक एंट्रेंस टेस्ट टाइप का होता है, फिर एक एग्जीक्यूटिव होता है जिसमें 7 पेपर होते हैं, फिर फाइनल होता है, फिर जाके वो डायरेक्टर बनता है. नहीं, फिर जाके वो कौन बनता है? सीएस बनता है. पक्का? अच्छा, यहाँ कौन होना चाहिए? डायरेक्टर होना चाहिए. होल टाइम डायरेक्टर होना जरूरी है? होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, चाहे होल टाइम हो या ना हो, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ये कैसी बात है? एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कोई होते थे. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते थे? जो कंपनी की फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो. तो नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होते थे? अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव वो होते थे जो इंडिपेंडेंट होते थे. नॉन एग्जीक्यूटिव वाले इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ऐसे कौन से डायरेक्टर होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं? क्वेश्चन रिपीट करें. ऐसे कौन से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं? आप ये सोच रहे हो ना, हाँ बात तो सही है. जिनका कंपनी में कोई मॉनेटरी या मटेरियल इंटरेस्ट हो. तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं? कोई बात नहीं, आप चाहोगे तो हम कल पूछ लेंगे इसका आंसर. एक दिन का समय ले लो. हमने कहा तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं? अच्छा, मतलब सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं. कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या बात हुई फिर? सारे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं और सारे नॉन एग्जीक्यूटिव जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो. वो सब तो ठीक है, ये सब ज्ञान आपने कहाँ प्राप्त किया था? पहाड़ों पे गए थे जब सीएमएसएल में. चैप्टर बताओ, कहाँ पढ़ा था? एलओडीआर, लोडर. हाँ हाँ, कुछ बच्चे इसको लोडर, जब एलओडीआर पढ़ाया तो कुछ बच्चे इसको लोडर बोलते थे. हमें तो 3-4 क्लास बाद समझ में आया कि वो लोडर मतलब कह क्या रहे हैं. लोडर ना एलओडीआर. अच्छा, हाँ लोडर ना बोलना, क्या पता चल जाए आपके ऊपर. एलओडीआर ही पूछा जाता है इंटरव्यू में. एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया. अभी क्या पढ़ रहे हैं? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट. 6 स्कीम्स होती थी, नाम बताओ. और छठवीं? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? 6 आप बताना शुरू कर गए थे. ऐसे कैसे? हमने कहा 6 स्कीम होती है, बताओ. शुरू हो गए थे आप. पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नहीं क्या? अभी आप ही तो बोले होती है. अच्छा, अभी डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं?
एम्प्लॉय की, कौन होता है एम्प्लॉय? जो डेजिग्नेटेड हो और इंडिया में काम करता हो, बाहर काम करता हो, दोनों जगह करता हो, कहीं भी कर सकता हो। आप कह रहे दोनों करता है, पहले सुबह वहां रहता है, फ्लाइट पकड़ के यहाँ जाता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, डायरेक्टर होना चाहिए, होल टाइम होना चाहिए। होल टाइम ना हो, दोनों हो सकता है। अच्छा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और क्या लिखा था आगे? खुल गई नींद? अच्छा, ऐसे सोच के आते होगे ना घर पे, चलो धूप पे कोई बात नहीं, जाके सोना ही तो है ना? कोई बात नहीं, हमें बता देना, हम ऐसे जगाते रहेंगे, ठीक है? कह रहे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं। कह रहे जो प्रमोटर है उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। और आगे क्या लिखा है? बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एम्प्लॉय नहीं माना है। ठीक है, फाइन। थर्ड, एन एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन वन और टू ऑफ अ ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। ये कैसी बात है? मतलब समझे, हमारी सब्सिडरी कंपनी या ग्रुप कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी हम अपने ही एम्प्लॉइज मानेंगे। एक कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए इसॉप स्कीम लॉन्च कर दी, कर सकती है कि नहीं कर सकती है? क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कौन नहीं होना चाहिए? एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर। कह रहे हैं प्रमोटर नहीं माना जाएगा। एंड अ डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव through any body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company। हमको बताओ, प्रमोटर को और इनको, पहले बी वाले पॉइंट का मतलब बताओ, किसको नहीं जोड़ रहे? ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हो। तो कह रहे हैं जो प्रमोटर हैं या जो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके पास कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर हैं, उनको हम लोग एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। क्यों? एम्प्लॉय तो हुए वो। लॉजिक बताओ, आज लॉ के लॉजिक्स पे वर्क करते हैं। लॉ ऐसा क्यों बनाया गया? अच्छा, आप भी यही सोचते ना क्यों ही बनाया गया? बताओ क्यों? प्रमोटर को क्यों नहीं मान रहे? और ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास 10% से ज्यादा, उसको क्यों नहीं मान रहे एम्प्लॉय? किस चीज से रिलेटेड? यहां कौन सी वोटिंग हो रही? सोचो सोचो। आपको ये पता है हम पूछ क्या रहे हैं? पक्का? फिर ठीक है, बताओ इनको क्यों एक्सक्लूड किया? ये तो यहां तक की बात तो लॉ में लिखी है कि इनको मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। इनको क्यों नहीं मानेंगे? आपको लगता है प्रमोटर्स को बेनिफिट की जरूरत है? ये स्कीम्स क्या हैं? सोचो, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, उनके रिटायरमेंट का बेनिफिट, उनका जनरल बेनिफिट। और प्रमोटर कौन है? मालिक कंपनी का। हम लोग चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन प्रमोटर इज अल्टीमेटली कौन? द ओनर ऑफ द कंपनी। उसको किस तरीके के बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है? और ये शेयर होल्डर देखो जिसके पास 10% से, यानी वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, उसके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डर भी है। ऐसे एम्प्लॉयज को बेनिफिट की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको एम्प्लॉय की बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अगर कंपनी इसॉप स्कीम निकालती है लेकिन प्रमोटर को उन्होंने इसॉप स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया, तो क्या प्रमोटर क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रमोटर को एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। एनी डाउट? समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, ब्लॉक में लिखा है वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज आर एलिजिबल। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कौन से हुए? जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। हमको बताओ, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज मानेंगे? मानेंगे? ये अपने दिल से बता रहे हैं कि पढ़ के बता रहे? दोनों। आजकल किताब में वही लिखा रहता है जो दिल में होता है ना, वही कह रहे हैं दोनों। हाँ, वही उसी को बोल रहे हैं। अच्छा, उसके साथ उल्टा है। पढ़ो, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। कह रहे हैं चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल में हो, चाहे आपके डायरेक्ट एम्प्लॉइज हो, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। एक कंपनी थी, उसने अपने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के अंडर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने थे। उन्होंने वो स्वेट इक्विटी शेयर सबको दिए, लेकिन एक होल टाइम डायरेक्टर था, ठीक है, हु वाज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, उसको वो स्वेट इक्विटी शेयर नहीं दिए। ठीक है, जब उसने कंपनी में क्लेम किया तो कंपनी ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। लेकिन उस होल टाइम डायरेक्टर का कहना यह था कि इवन इफ आई एम वर्किंग आउटसाइड इंडिया, स्टिल आई एम एन एम्प्लॉय,
तो आपको हमें स्वेट इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे। नाउ एज पर योर कंटेंशन, आपको हमें ये बताना है कि एम्प्लॉय सही कह रहा है, होल टाइम डायरेक्टर सही कह रहा है कि कंपनी सही कह रही है? होल टाइम डायरेक्टर क्या? हाँ हाँ हाँ, ना वो प्रमोटर है और ना उसके पास 10% से ज्यादा है, वो सही कह रहा है। कंपनी का कंटेंशन ये है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, तो हम आपको कैसे दे दें शेयर्स? हो रहा है। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? अच्छा, एक पॉइंट ये आया कि डायरेक्टर के लिए नहीं लिखा है होल टाइम डायरेक्टर। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा था हु इज एन एम्प्लॉय हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड, और सेकंड लिखा है डायरेक्टर के लिए। इसका क्या इंटरप्रिटेशन ये ले सकते हैं कि डायरेक्टर को इंडिया में ही होना जरूरी है? देखो, होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय हुआ और एम्प्लॉय हुआ तो ऊपर आ गया। आप बताओ, कन्विंस हो गए? तो सही कह रहे हैं गलत कह रहा है? मिलना चाहिए। आई विल रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, एक कंपनी थी जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के तौर पर स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाह रही थी। ठीक है, कंपनी ने अपने ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का ऑफर अपने एक होल टाइम डायरेक्टर को नहीं दिया। उस होल टाइम डायरेक्टर का कंटेंशन ये था कि ऑल्दो आई एम अ होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन हमको ये बेनिफिट मिलना चाहिए बिकॉज आई एम इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनी ने कहा कि हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि वो होल टाइम डायरेक्टर सही कह रहा है? तीसरी बार रिपीट नहीं करेंगे। सही कह रहा है? पक्का? क्या करें तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए? एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? अच्छा, इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ो, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? हमें लग रहा है हम समाधि ले लेंगे यहीं पे। पढ़ो पढ़ो, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे। देखो, जरूरी नहीं है सत्संग की तरह सुनो, हमने जानबूझ के वर्ड स्किप किया था। डेफिनेशन देखो कहां से शुरू थी। एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी शेयर। इसका मतलब ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। स्वेट इक्विटी शेयर में एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, वो बात अलग है, वहां भी होल टाइम हो। फिलहाल आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए यही एम्प्लॉय की डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आया? कंफ्यूज हमने आपको इसलिए किया ये बोल के कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जब आप शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट पे फोकस करेंगे तो यही डेफिनेशन याद आएगी। लेकिन अगर ये छोटी से, हमने इसीलिए मिस किया था, ये एक्सेप्ट दिखते नहीं है, होते बहुत बड़े हैं। कितने बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया दिक्कत क्या हो रही है? पक्का? ये जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? स्वेट इक्विटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि स्वेट इक्विटी के लिए एम्प्लॉय डेफिनेशन अलग है। यानी ये स्वेट इक्विटी किसके किसके लिए हो गया? इसॉप हो गया, ईएसपीएस हो गया, एसएआर हो गया, जीबीएस हो गया और रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया। इन 5 के लिए इनको शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट कहा गया। ध्यान रखेंगे? पक्का? चलो, सेक्रेटेरिएट ऑडिटर तो आप हैं ही, है ना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इट मीन्स अ स्कीम अंडर विच कंपनी ग्रांट्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू एम्प्लॉयज डायरेक्टली और थ्रू अ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट वाली चीज क्या है अभी डिटेल में देखेंगे। अब सारी स्कीम्स है, देखो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम देखो क्या हुई। इट इज अ स्कीम अंडर विच कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। बताओ क्या मतलब हुआ? एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू कंपनी ने क्या निकाला है? पब्लिक इशू। और उस पब्लिक इशू में एक सर्टेन कैटेगरी, एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व कर दिया उन्होंने, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। जो लिखा है ना बार बार थ्रू अ ट्रस्ट, वो अभी ट्रस्ट बताएंगे, सेकेंडरी एक्विजिशन सब डिटेल में बताएंगे। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम देखिए, इट मींस एनी स्कीम ऑफ अ कंपनी framed in accordance with these regulation, mark karna, dealing in shares of the company. What do we mean by dealing in shares? Buying and selling in shares of the company. किसके लिए? For employee welfare including health care, hospital care, benefits in the event of sickness etc. तो ये कंपनी के शेयर्स में डीलिंग होती है, खरीद बेच होती है, और जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है उस पैसे को यूज किया जाता है एम्प्लॉय की हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। ओके,
सेम रिटायरमेंट बेनिफिट भी है। फिर देखो डेफिनेशन दी है स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन देखो क्या है, इट मींस इक्विटी शेयर्स एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट, यानी स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन वही है जो कहां दी हुई है, कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन। ये एप्रिसिएशन बताओ कौन सी वाली स्कीम के रेफरेंस में दिया है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। देखिए एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, कह रहे इट मींस द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी और द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ एससीआर। वेस्टिंग समझ गए, जिस दिन एक्चुअली वो एप्लीकेबल हो रहा है, जिस दिन एक तरह से देखा जाए आपको अमाउंट मिलना है, तो जो पहले प्राइस था और आज जब मिलना है उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट आया उसको एप्रिसिएशन कहा जाता है। अब इस एप्रिसिएशन को, ये वर्ड समझना, या तो ये एप्रिसिएशन कैश सेटल्ड होता है या शेयर सेटल्ड होता है। समझ के क्या मतलब हुआ, ये जो एप्रिसिएशन है या तो एम्प्लॉइज को कैश के फॉर्म में दे देंगे या तो उतने ही रुपए के उनको शेयर्स दे देंगे, यही स्कीम होती है एसएआर। फिर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ये हमने आपको बताया था, एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ, जिस दिन वो अपने ऑप्शन के बदले में क्या ले लेंगे, शेयर्स। अब वही है, ऑप्शन है, एसएआर भी हमने आपको समझा दिया, ये सेम है। देखो एसएआर में लिखा हुआ है इट मींस राइट गिवन टू अ एसएआर ग्रांटी। बताओ एसएआर ग्रांटी कौन हुआ, एम्प्लॉय जिसको मिल रहा है, वो कौन कौन हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, हो सकता है पार्ट टाइम डायरेक्टर, होल टाइम, अच्छा छोड़ो, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, आउटसाइड इंडिया वाला हो सकता है, इनसाइड इंडिया वाला हो सकता है, सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, ग्रुप कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, प्रमोटर नहीं हो सकता, जिसके पास 10% से ज्यादा है वो नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आइए, हाँ अब यहां से आ जाइए स्कीम्स इंप्लीमेंट कैसे होती हैं, इंपॉर्टेंट। अ कंपनी में इंप्लीमेंट द स्कीम, दो तरीके से होते हैं इस स्कीम को चलाने के, एक डायरेक्ट रूट होता है और एक ट्रस्ट रूट होता है। अब बहुत ध्यान से सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना, अपनी बुक छोड़ दीजिए। डायरेक्ट रूट का मतलब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी ने ऑप्शन दिया किसको, इंप्लॉइज को, ऑप्शन टू बाय शेयर, इसॉप वाला, ठीक है। कंपनी ने इंप्लॉय को ऑप्शन दिया, इंप्लॉय ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया और कंपनी ने उनको शेयर अलॉट कर दिए। एनी डाउट इन दिस, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। कंपनी ने डायरेक्टली किसको ऑफर दिया, एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय ने वो ऑफर एक्सरसाइज कर लिया और उसके बदले में कंपनी ने उनको शेयर्स दे दिए। ये देखो जरा ट्रस्ट रूट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर हारी मान लो, क्या तो हारी, हारी मानिए, मतलब हारी पता है आपको, बचपन में लूडो खेला है आपने, से हारी मान लेते थे जब हम लोग हारने लगते थे, है ना, हाँ हाँ एग्जैक्टली, लूडो ऐसे बिगाड़ के चले जाते थे, उसी को देख के मैग्नेटिक लूडो का इन्वेंशन हुआ, है ना, मैग्नेटिक नहीं पता आपको, चिपक जाता था जो, हाँ एनीवेज, ये देखो क्या भयानक से बना के दिया है इन्होंने, ट्रस्ट रूट। अब इसमें ध्यान से देखना क्या हो रहा है, कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है। आपको पता होगा ट्रस्ट की आइडेंटिटी सेपरेट होती है, ठीक है, ट्रस्ट को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। अब देखिए कंपनी ने सबसे पहले लोन दिया है फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है, और फिर नंबर से चलना, डायरेक्ट इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी ये ऊपर वाली लाइन, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को। सीधी सी बात समझिए, कंपनी ने ट्रस्ट को अपने शेयर इशू करे, वो शेयर खरीदने के लिए ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आया, कंपनी ने ही लोन दिया है। फर्स्ट पॉइंट था कंपनी ने लोन दिया, उस लोन के पैसे से इस ट्रस्ट ने शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब कंपनी ने ऑप्शन दिए किसको, अपने एम्प्लॉइज को। अब ये एम्प्लॉइज जब शेयर लेंगे तो कंपनी से नहीं लेंगे, ट्रस्ट से ले लेंगे, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन दिया, जब इन एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो किसको बोला, ट्रस्ट को बोला, ट्रस्ट ने इनको शेयर ट्रांसफर कर दिए और जो पैसा एम्प्लॉय ने ट्रस्ट को दिया शेयर लेने के, उस पैसे से इन्होंने लोन चुका दिया। पूरी कहानी समझ में आई क्या हुआ, फिर से समझना। पहले तरीके में कंपनी डायरेक्टली ऑप्शन दे रही थी एम्प्लॉइज को, ठीक है। हमको बताओ इसॉप वाले शेयर फ्री में लेते हैं, पैसे तो देंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ट्रस्ट बनाया और अपने शेयर ट्रांसफर करे ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने वो शेयर खरीदे कंपनी के ही दिए हुए पैसे से, यानी सबसे पहले कंपनी ने लोन दिया ट्रस्ट को,
उस लोन के पैसे से ट्रस्ट ने शेयर खरीद लिए। फिर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया कि तुम हमसे ऑप्शन ले लो और तुम्हारा ये ऑप्शन कन्वर्ट होगा शेयर में, और वो शेयर तुम्हें कौन दे देगा? ट्रस्ट। जब इनकी ड्यू डेट आई और इनको शेयर लेना था तो इन्होंने ट्रस्ट से शेयर ले लिया, ट्रस्ट से शेयर लेके ट्रस्ट को पैसा दे दिया और उस पैसे से ट्रस्ट ने लोन चुका दिया। बताओ ये पिक्चर क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, ये हुआ इनडायरेक्ट एक्विजिशन। वो क्या था डायरेक्ट रूट, ये इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि ये कौन सा रूट हुआ? ट्रस्ट रूट। अब इसमें आपको नहीं लग रहा वो सब तो ठीक है, इसकी जरूरत क्या थी? डायरेक्टली ही कर लेते। ठीक है, पहला रीजन तो ये था कि यहां पर ट्रस्ट को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, यानी शेयर इशू करने की जो बात आ रही है वो कौन कर रहा है? ट्रस्ट। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है सेकेंडरी एक्विजिशन का। अब समझना जरा कहानी। कई बार कंपनी ये कहती है हम अपने एम्प्लॉय को शेयर देना चाहते हैं लेकिन शेयर इशू नहीं करना चाहते। बताओ ये कैसे होगा? जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन के थ्रू शेयर देगी तो कंपनी को नए शेयर इशू करने, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, नए शेयर इशू करने का मतलब क्या हुआ? कंपनी की कैपिटल बढ़ी। कंपनी कह रही है हम कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहते, नए शेयर इशू नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर देना चाहते हैं। अब बताओ कैसे दें? कैसे दें? ट्रस्ट अगर इन्होंने दिए तो ट्रस्ट को भी तो इशू ही करना पड़ेगा। ऐसे सिनेरियो में जब इन्होंने ट्रस्ट को शेयर दिया तब भी तो बेटा कंपनी की तो कैपिटल बढ़ी ना, ट्रस्ट को भी तो शेयर ही दिया है। ऐसे सिनेरियो में ट्रस्ट करता है सेकेंडरी एक्विजिशन। सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब ट्रस्ट मार्केट से शेयर खरीद लेता है और वो शेयर खरीद के एम्प्लॉय को दे देता है। क्या ये काम कंपनी खुद कर सकती थी? क्यों? बाय बैक हो जाता। एब्सोल्युटली। अगर कंपनी मार्केट से डायरेक्टली शेयर खुद खरीद लेती तो वो तो बाय बैक हो जाता, एक्सटिंग्विश करने पड़ जाते शेयर। तो इसलिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया, एक सेपरेट एंटिटी। ठीक है, ट्रस्ट से कहा कि तुम मार्केट से शेयर खरीद लो और मार्केट से शेयर खरीद के तुम एम्प्लॉय को दे देना। इससे हुआ क्या? कंपनी की कैपिटल चेंज नहीं हुई। मार्केट से शेयर खरीदने के लिए ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आया? कंपनी ने दिया। ठीक है, कंपनी ने पैसा दिया तो मार्केट से शेयर खरीदो, उनको शेयर दे दो, एम्प्लॉय पैसा देगा, उससे लोन चुका देगा। ट्रस्ट रूट का मेन पर्पस होता है सेकेंडरी एक्विजिशन। प्राइमरी एक्विजिशन हुआ जब कंपनी खुद शेयर दे रही है, और सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब जब मार्केट से शेयर खरीद के एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं। अब पर्पस समझ में आया? जो काम कंपनी खुद नहीं कर सकती थी, इसके लिए कंपनी ने कौन सा रूट का यूज किया? ट्रस्ट रूट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना पूछ लीजिए। पक्का? दो रूट होगा, एक डायरेक्ट रूट हुआ, दूसरा कौन सा हुआ? ट्रस्ट रूट। कुछ नहीं पूछना? चलिए आगे। ओके, देखो, if the scheme is to be implemented through a trust, the same has to be decided upfront at the time of taking the approval of shareholder। कह रहे हैं अगर आप ट्रस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो जब आप शेयर होल्डर से अप्रूवल लेते हैं ना, जैसे हम लोग ने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा है, जब कंपनी को ESOP इशू करने होते हैं तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेते हैं। जब आप शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने जाएंगे ESOP की, SAR की या किसी भी चीज की, उसी वक्त आपको बताना पड़ेगा कि हम अपने एम्प्लॉइज को जो शेयर देंगे वो डायरेक्ट रूट के थ्रू देंगे कि ट्रस्ट रूट के थ्रू देंगे। तो ट्रस्ट रूट के थ्रू हम शेयर्स देना चाहते हैं, इसका अपफ्रंट अप्रूवल। व्हाट डू यू मीन बाय अपफ्रंट अप्रूवल? पहले से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, इफ द स्कीम इज टू बी इंप्लीमेंटेड थ्रू अ ट्रस्ट, द सेम हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। सेकेंड देखिए, a company may implement several schemes as permitted under these regulations through a single trust। कह रहे उसी एक ट्रस्ट के थ्रू अलग अलग स्कीम्स हम लॉन्च कर सकते हैं। However, single trust shall keep and maintain proper books and records for each such scheme। बताओ क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो हमें ESOP करना है, ESPS करना है, SAR करना है, तो सबके लिए अलग अलग ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, कह रहे एक ट्रस्ट से सारी स्कीम्स हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? हर स्कीम के बुक्स एंड अकाउंट्स हमें सेपरेट मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट? टफ तो नहीं लग रहा? अच्छा, द ट्रस्ट डीड अंडर विच द ट्रस्ट इज फॉर्म शैल कंटेन प्रोविजंस अंडर शेड्यूल 1 ऑफ दीज रेगुलेशन एंड सच ट्रस्ट डीड एंड एनी मॉडिफिकेशन शैल बी मैंडेटरली फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। आपकी ट्रस्ट डीड में वो क्लॉजेस होनी चाहिए जो सेबी ने बोला है, और उस ट्रस्ट डीड को किसके पास सबमिट कर दिया जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, नेक्स्ट आइए, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। अब बताओ ट्रस्टी कौन हुआ?
उस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा? ट्रस्टी। लेकिन क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन केसेस वेयर, मतलब ये लोग ट्रस्टी नहीं हो सकते। जरा देखो कौन लोग हैं। अब क्या रीजन हुआ बताओ? बायसनेस। ट्रस्टी एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, वो आपकी कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर नहीं हो सकता, या फिर एक ऐसा पर्सन जो 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, वो पर्सन कंपनी का ट्रस्टी नहीं हो सकता। ठीक है, फाइन। फिफ्थ पॉइंट पढ़ के बताओ क्या है। हु कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? किसके पास? ट्रस्टी के वोटिंग राइट का मतलब क्या हुआ? ट्रस्टी के पास क्या शेयर थे? ट्रस्टी शेयर ले रहा था। ट्रस्ट रूट में क्या हो रहा था? शेयर किसको इशू किया गया था? ट्रस्ट को। यानी वो शेयर किसके पास थे? ट्रस्टी के पास। हमको बताओ, ट्रस्ट को शेयर किसी को देने के लिए दिए गए हैं या खुद के लिए दिए गए हैं? इंप्लॉई के लिए दिए गए हैं। उनसे कहा गया भैया तुमको शेयर हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम एम्प्लॉई को दे दो, तुम खुद शेयर होल्डर बन के नहीं बैठ सकते, इसलिए तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। देखिए क्या लिखा है, द ट्रस्टी of a trust which is governed under these regulations shall not vote in respect of shares held by such trust so as to avoid any misuse arising out of exercising voting rights. Any doubt? Okay. Trustee should ensure that requisite approval from the shareholder has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme and undertake, ये क्या लिखा हुआ है? अंडरटेक सेकेंडरी एक्विजिशन। क्या होता था सेकेंडरी एक्विजिशन? जब ट्रस्ट मार्केट से शेयर खरीद रही थी। कह रहे सेकेंडरी एक्विजिशन करने के लिए भी इनको पहले अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर से। हमको 9th वाला पॉइंट बताओ क्या हुआ। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो दो कैटेगरीज होती हैं, या तो प्रमोटर होता है या तो पब्लिक होती है। इनको क्या लिखा है? कह रहे हैं जो शेयर्स हम लोग ट्रस्ट को दे रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या होगी? इनकी कैटेगरी का नाम ही देखो क्या है, नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक। यानी ना ही इनकी शेयर होल्डिंग पब्लिक वाले में काउंट करी जाएगी और ना ही प्रमोटर है। एनी डाउट? ओके। 10th पॉइंट बताओ क्या हुआ। Secondary acquisition in a financial year by the trust shall not exceed 2% of the paid up capital of the company as at the end of the previous financial year। मतलब सही बताओ, यही मतलब हुआ? हु कैन एक्सप्लेन मी? हाथ उठा के इधर आके बताना है। नहीं अच्छा नहीं आओ, नहीं। कौन बता सकता है? और सबके हाथ ऊपर चाहिए हमको। रेज योर हैंड्स। कितनी बार पढ़ोगे उन्हीं दो लाइनों को? किसको किसको आ गया? तुम हैंड्स डाउन कर लो, थक जाओगे। ये लोग जवाब नहीं दे रहे हमारी बात का। हाँ, रेज योर फुल हैंड्स जिसको जिसको आ गया। कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि सो गए? अच्छा, किसको किसको नहीं आया वो हाथ उठा लो। अच्छा, आपकी कैटेगरी भी यही है, नॉन पब्लिक नॉन प्रमोटर। नो यस, नो नो। हम बस यही देखना चाह रहे थे। जिनको जिनको आता है वो हाथ उठाए। 1 2 3 4, ठीक है 5। जिनको जिनको नहीं आता वो हाथ उठाए। 0। अच्छा 3 4। ये जो बचे इनको नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग मान लें। कुछ तो बताओ क्या मतलब हुआ। सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 2%। हाँ, अब कौन समझाएगा? समझाना ऐसे है कि जिनको नहीं समझ में आया उनको समझ में आ जाए। डन, चलो बताओ। इतना भयानक नहीं समझेंगे वो। पहले ही तुमने उनको समझ, वो कह रहे थोड़ा बहुत तो फिर भी आ रहा था, डेट वेट ना बताओ। हाँ हाँ हाँ। आ गया समझ में?
तुम सोचो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है, देखा तुमने कितना स्पष्ट समझाया। अच्छा, और कौन बताएगा? रोशनी डालें, लाए हैं रोशनी? और कौन समझा सकता है? अच्छा, पहले अपनी बुक में घूर के देखा, अब स्क्रीन घूर, 4-5 बार देखने से आंसर बाहर निकल के नहीं आ जाएगा। अब ये तो आप ही लोग को समझाना पड़ेगा एक दूसरे को, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम भी बता दो, जो बताने वाले थे वो बताए। तुमने सही बताया बेटा, टेंशन ना लो। ट्रस्ट को शेयर नहीं दे सकते। हाँ, तुम समझाओ। सब लोग यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? अच्छा, जिनको जिनको नहीं समझ में आता आ गया। देखो, हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं, हमारे लिए डिफिकल्टी समझ रहे हैं आप? और बताइए किसको समझ में आया था? हाँ अभिनव, तुम भी ट्राई कर लो। कह रहा अब इनसे नहीं समझ में आया तो हम क्या समझाएं। अच्छा, और कोई ट्राई करेगा? सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द ट्रस्ट। पता है आप लोग समझाने में आपकी गलती क्या हो रही है? आप यहां से ना शुरू करो, एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंस को जरा गायब करो, तब समझ में आएगा। एक साल में सेकेंडरी एक्विजिशन 2% से ज्यादा नहीं हो सकता। आ गया? देखा, हम जानते हैं ना। वो सेकेंड स्टेप है, वो सेकेंड स्टेप। अभी उनको ये डाउट ही नहीं किसका 2%, वहां तक पहुंचने की बात ही नहीं है। हाँ बट पहले ये तो समझ में आया मेन तक क्या है। इसीलिए तो आप समझ रहे हो, हम जो सब हमें पता है कहां से उठाना है, तभी हम कह रहे थे तीनों लोगों ने सेम जगह से उठाया। सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब समझ गए क्या होता है? वो एक साल में 2% ज्यादा नहीं हो सकता, ये लिखा है। आ गया? किस चीज का 2%? हो गया सॉल्व। देखा, ये बात होती है, ऐसे समझाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्विजिशन अब आ गया सबको। सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कहां से खरीदना, कौन कहां से खरीदेगा? ट्रस्ट खरीदेगी मार्केट से। एक साल में ट्रस्ट मार्केट से कितने शेयर खरीद सकती है? 2%। किस चीज का 2%? पिछले साल की पेड अप इक्विटी का। अब आ गया सबको? पक्का? डन। तो अगले पॉइंट में 5% क्या है? आप कह रही हैं गलत बात होती है, पहले वही इतनी मुश्किल से आया था। The total number of shares under secondary acquisition held by the trust shall no point of time exceed the below mentioned limits. पहले तो जरा लिमिट के नाम लिख लो। ये ए बी सी है ना, जो फॉर स्कीम्स मेंशन्ड इन पार्ट ए बी सी लाइन से है। ए वाली ईएसपीएस है, सॉरी ए वाली इसॉप है, बी वाली ईएसपीएस है, सी वाली एसएआर है, डी वाली जीबीएस है, और ई वाली आरबीएस है। अब ये कह रहे हैं कि पार्ट ए बी सी यानी इन स्कीम्स में मैक्सिमम 5% सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकते हैं, ऊपर बोल रहे थे 2% कर सकते हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पहले सब लोग साथ में आ जाएं फिर समझाएं। सबने ट्राई कर लिया? अब देखो 10th वाले पॉइंट में कह रहे हैं एक साल में, ठीक है, 2% से ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकते। एंड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे पिछले साल 2% किया, इस साल 2% किया, फिर अगले साल 2% किया, वो 2% की हर साल की लिमिट है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ट्रस्ट के पास जो सेकेंडरी एक्विजिशन के शेयर्स हैं वो 5% से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 5% की बात समझिए। पार्ट ए बी एंड सी यानी इसॉप, ईएसपीएस और एसएआर के लिए जो शेयर्स हैं वो 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और डी और ई के लिए वो 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो थर्ड कॉलम में तो 7% होना चाहिए ना, है ना? बात सही है ना हमारी? कह रहे 5% उसके हो सकते हैं, 2% उसके हो सकते हैं, तो 7 हो सकते हैं मैक्सिमम।
एग्रीगेट 5 ही हो सकता है का मतलब समझे कि अगर पहले वाले का 5 हो गया है तो दूसरे वाले में कोई शेयर नहीं ले सकते, और अगर दूसरे वाले में 2 है तो पहले वाले में सिर्फ 3% और ले सकते हैं। अब पूरी बात समझ में आई? 10th पॉइंट एंड 11th पॉइंट। एक साल में ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन मैक्सिमम कितना कर सकता है? 2%। किस चीज का 2%? पिछले साल का पेड अप इक्विटी का, ठीक है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ट्रस्ट के पास जो सेकेंडरी एक्विजिशन वाले शेयर्स हैं वो कितने हो सकते हैं? एबीसी वाली स्कीम्स के लिए 5%, डी और ई के लिए 2%, और सब मिला के मैक्सिमम 5%। एनी डाउट? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? ठीक है, चलो अब 12th देखो जरा। द अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर, ये देखें कौन समझाएगा। अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर which are not backed by grant acquired through secondary acquisition by the trust shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of subsequent financial year or the second subsequent financial year subject to the approval of compensation committee। आ गया क्या? ज्यादा आ गया? एक बार फिर से पढ़ो। द अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर विच आर नॉट बैक्ड बाय ग्रांट एक्वायर्ड बाय सेकेंडरी एक्विजिशन shall be appropriated within a reasonable time which shall not extend beyond the end of subsequent financial year। हाँ बताओ। अगले एप्रोप्रिएट हो जाने का मतलब क्या हुआ? देखो ट्रस्ट ये शेयर क्यों ले रहा है? देने के लिए। ट्रस्ट का पर्पस ही ये देने के लिए। ऐसा ना हो ट्रस्ट लेके बैठा हुआ है। तो ये कह रहे हैं जो तुमने शेयर खरीदे हैं सेकेंडरी एक्विजिशन मार्केट से, उनको तुम एप्रोप्रिएट करो फटाफट। जिसके लिए देना उसके लिए दो, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए तो डील करो, ठीक है। और अगर तुम नहीं कर पाए हो वो अनएप्रोप्रिएट, जो तुमने दे दिए वो एप्रोप्रिएटेड हो गया, जो नहीं दे पाए वो क्या हुआ? अनएप्रोप्रिएटेड। ये अनएप्रोप्रिएटेड वाले तुम्हें मैक्सिमम कब तक एप्रोप्रिएट करने हैं? विद इन अ रीजनेबल पीरियड विच शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। हमको आज के हिसाब से बताओ, आज की डेट के हिसाब से, आज अगर आपके पास, आप ट्रस्ट हैं, आपके पास अनएप्रोप्रिएटेड शेयर हैं सब्सिक्वेंट सेकेंडरी एक्विजिशन के, तो वो कब तक एप्रोप्रिएट हो जाने चाहिए? सबका आंसर बताओ। 31 मार्च हमने बता दिया। 26 की 27? 27, क्योंकि 25 चल रहा है, इसका ईयर एंड 26 हुआ और उसका अगला 27। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कब तक? 28। आ गई बात समझ में? लॉजिक क्लियर है? ट्रस्ट को शेयर दिए अप्रोप्रिएट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए नहीं। कहीं ऐसा ना हो ट्रस्ट खुद उस शेयर का फायदा उठाने लग जाए। वोट कर लेगा ट्रस्टी? क्यों वोट नहीं कर सकते? कहीं लिखा था ऐसा? लिखा था कौन सी रेगुलेशंस में? इसमें क्या होता है? सेबी की शेयर बेस्ड रेगुलेशन, ठीक है। हाँ, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय रेगुलेशन, ओके। द ट्रस्ट शैल बी रिक्वायर्ड। चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा? बताना टफ लगे तो इजी कर देंगे, कटवा देंगे। और क्या, जो चैप्टर आपको टफ लगे बस हमें इशारा करना, हम पूरा हटवा देंगे और आपको बोलेंगे एक पन्ने हटा दो। कुछ भी टफ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बता देना। The trust shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months, except where they are required to be transferred in the circumstances enumerated in these regulations, whether off market और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कम से कम उसको कितने समय के लिए होल्ड करके रखने पड़ेंगे? 6 मंथ्स, ठीक है। और एक्सेप्ट वेयर, ये क्या बात थी? कब ट्रांसफर कर सकता है? यही जब ग्रांट वेंट करना हो। मान लो किसी का ऑप्शन है जो जिसका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, ऑप्शन का टाइम आ गया है, उस वजह से अगर आपको बेचना है तो बेच सकते हैं। अदरवाइज आपको कम से कम वो शेयर कितने समय के लिए रखना पड़ेगा? 6 मंथ। इसका रीजन समझे? ट्रस्ट डीलिंग ना करने लग जाए, सस्ते में खरीदा महंगे में निकाल दिया, तो कम से कम आपको 6 मंथ्स तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये हम लोग डायरेक्ट रूट पढ़ रहे हैं कि ट्रस्ट रूट पढ़ रहे हैं? अच्छा ठीक। Trust shall be permitted to undertake off market transfer of share. What is off market transfer of share?
ऑफ मार्केट मतलब थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज दे रहे हैं कि डायरेक्टली दे रहे हैं? डायरेक्टली दे रहे हैं। कब दे सकते हैं डायरेक्टली? देखो, द ट्रस्ट शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर ओनली अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला क्या लिखा है? ट्रांसफर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई पर्सुएंट टू स्कीम। ये कौन सी स्कीम होगी? इसॉप, इसॉप के थ्रू, ठीक है। या while participating in an open offer, ये क्या है समझना जरा। टेक ओवर की बात करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था टेक ओवर का मतलब क्या हुआ? एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। कैसे करती है टेक ओवर? शेयर्स खरीद के। शेयर में मान लो हम एक्वायरर हैं, ठीक है, और हमने आपको ऑफर दिया कि हम, आप सब शेयर होल्डर हो, हमने कहा आप लोग अपना शेयर हमको इतने रुपए पे बेच दो। तो जिसके जिसके पास शेयर होगा उन सबको ऑफर मिलेगा। यहां शेयर किसके पास है? ट्रस्ट के पास। उसको भी तो ऑफर मिलेगा, एक्वायरर उसको भी तो ऑफर देगा। अब मान लो सबने ऑफर एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रस्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रस्ट वो शेयर किसको देगा? एक्वायरर को। समझ आ गई बात? दैट इज व्हाट इज ऑफ मार्केट। कह रहे ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर सकता है दो सिचुएशन में, या तो वो एम्प्लॉई को दे दे, और या फिर while participating in an open offer under takeover regulation और while participating in buyback। अब बताओ, अब आप लोग बताओ, और कब दे सकता है? जब कंपनी क्या कर रही हो? बायबैक। बायबैक करते हुए कंपनी ने बायबैक ऑफर दिया होगा सारे शेयर होल्डर को। फिलहाल वो शेयर किसके पास है? ट्रस्ट के पास। तो अगर ट्रस्ट चाहे और उसको ठीक लगे तो वो बायबैक में भी अपने शेयर कंपनी को वापस कर सकता है। डीलिस्टिंग, ये क्या लिखा है? जब कंपनी डीलिस्ट होती थी तो भी क्या कोई ऑफर देते थे? एग्जिट ऑफर देते थे सारे शेयर होल्डर को। इस टाइम शेयर किसके पास है? ट्रस्ट के पास। तो ये एग्जिट ऑफर की अपॉर्चुनिटी और किसको मिलेगी? ट्रस्टी को, ठीक है, और वो अपने शेयर्स बेच सकता है। 15th में लिखा है द ट्रस्ट शैल नॉट बिकम अ मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग इन शेयर्स। मतलब ट्रस्ट को शेयर इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करिए, जब मार्केट में सस्ता है तो ले लीजिए और महंगा हो तो बेच दीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रस्ट उन शेयर्स को यूज नहीं कर सकता। ये सारी ऑब्लिगेशंस कौन से सिचुएशन के लिए हैं? अगर हम लोग शेयर खरीद रहे हैं किसके थ्रू? ट्रस्ट के थ्रू। मतलब शेयर किसको दिए गए हैं? ट्रस्ट को। ठीक है, फाइन। बस यहां तक इसको करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी देखो स्कीम्स शुरू होंगी। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद शेयर होल्डर्स। अब ये देखो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना है, वेरिएशंस ऑफ द स्कीम, वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, और यहां से देखो स्कीम्स के डिस्क्रिप्शंस हैं। और इसके बाद देखो एक चीज दिखा रहे हैं आपको। अब ये पूरा खत्म होने के बाद यहां से देखो क्या शुरू हुआ है। स्वेट इक्विटी, मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों अलग अलग रेगुलेशन थी, पहले चैप्टर दोनों अलग अलग थे। अब उन्होंने रेगुलेशन मर्ज कर दिया है, लेकिन ऐसे मर्ज किया है। समझ गए क्या मर्ज किया है? पन्ने मर्ज कर दिए। पहले वो था, वो खत्म हुआ, फिर ये पूरी शुरू हो गई। देखो अब इसका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई। अब देखो ये एम्प्लॉई की डेफिनेशन किसके लिए है? स्वेट इक्विटी वालों के लिए है, और वो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय वालों के लिए। ठीक है, फाइन, चलो।